Okay, so in this part, we are going to discuss about the process capability analysis. So process capability actually compare करती है आपके आउटपुट ऑफ एन इन कंट्रोल प्रोसेस टू द स्पेसिफिकेशन लिमिट्स. अब स्पेसिफिकेशन लिमिट्स जो कि डिफाइन करते हैं कस्टमर, उसको उसके साथ कंपेयर किया जाता है आपके इन कंट्रोल प्रोसेस को. ओके. अब ये जो प्रोसेस है, जो कंपैरिजन जो किया जा रहा है, ये एक रेशियो से करते हैं. द कंपैरिजन इज मेड बाय फॉर्मिंग द रेशियो ऑफ स्प्रेड बिटवीन द प्रोसेस स्पेसिफिकेशन टू द स्प्रेड ऑफ द प्रोसेस बाय मेजर्ड बाय 6 सिग्मा. तो दिस कार्ड दिस रेशियो इज कॉल्ड कैपेबिलिटी इंडेक्स. ओके, तो इसके अंदर जो हाइपोथेसिस हमने बनाना होता है वो ये होता है कि सबसे पहले हमने अज्यूम ये करना है कि आपका जो प्रोसेस है वो इन कंट्रोल है. और उसको जब आपने स्पेसिफिकेशन लिमिट्स के साथ जब कंपैरिजन करना है तो वहां पर आपने 6 सिग्मा के साथ इसके साथ इसकी रेशियो निकाल दी. तो 6 सिग्मा इज द वाइड रेंज. 3 सिग्मा के साथ हम प्रोसेस का कंट्रोल लिमिट्स बनाते थे. लेकिन जब आपने प्रोसेस कैपेबिलिटी को देखना है तो वहाँ पर आपने फर्स्ट 6 सिग्मा कंसिडर करना है. ओके. तो प्रॉपर डेफिनेशन इसकी क्या बनती है जी? प्रोसेस कैपेबिलिटी इज द रेंज टू वेरिएशन of the variation that includes the entire product coming out of the process. So, purpose of the capability analysis to determine the natural variation of the process, to evaluate the process capability, determine process setting adjustments so as to reduce the fraction of defectives, to predictive to predict how well the process will hold the tolerance, reduce the variability of the process. तो ये पांच छः इसके पांच जो इसके बेसिक पर्पस हैं प्रोसेस कैपेबिलिटी के. प्रोसेस कैपेबिलिटी शुड बी मेजर्ड ओनली व्हेन द प्रोसेस इज अंडर कंट्रोल और स्टेबल. जस्ट लाइक कि जब भी आपने प्रोसेस कैपेबिलिटी को कैलकुलेट करना होगा तो उसके लिए ये हाइपोथेसिस लाजमी आएगा कि आपका जो प्रोसेस है वो इन कंट्रोल है. तो इन कंट्रोल प्रोसेस के लिए ही आप प्रोसेस कैपेबिलिटी निकालते हैं. अब एक्चुअली होता क्या है कि जब एक फिनोमिना चल रहा होता है कि लेट्स से सबसे पहले आप एक प्रोसेस बनाते हो, कंट्रोल लिमिट्स बनाते हो, और फिर उसके लिए डाटा कलेक्ट करते हो, फिर उसको आप चेक करते हो. और अगर तो वो प्रोसेस अनस्टेबल चल रहा है तो फिर आप प्रोसेस कैपेबिलिटी कैलकुलेट करते हो. लेकिन अगर वो प्रोसेस जो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है तो फिर आप सबसे पहला जो आपका फंक्शन ये होगा कि आप उस प्रोसेस को स्टॉप करेंगे, उसके कुछ जो भी चेंजिंग्स करनी है वो चेंजिंग्स करेंगे. फिर चेंजिंग्स करने के बाद आप दोबारा से डाटा इकट्ठा करेंगे, फिर नई कंट्रोल लिमिट्स बनाएंगे. नई कंट्रोल लिमिट्स जब फिर से प्रोसेस चेक किया जाएगा डाटा कलेक्शन करने के बाद, अगर वो फिर इन कंट्रोल आता है देन यू विल फाइंड द प्रोसेस कैपेबिलिटी. लेकिन अगर वो प्रोसेस फिर से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है तो फिर आप वापस जाएंगे, फिर अपने कुछ मॉडिफिकेशंस करेंगे, फिर से कंट्रोल लिमिट्स बनाएंगे. यानी कि यू हैव टू डू वर्क अंटिल योर प्रोसेस शुड बी इन कंट्रोल. जब इन कंट्रोल होगा देन you will be able to find process capability of the process. सो ये जो डायग्राम है ये आपको यही शो कर रहा है कि अगर आपका टुडे, अगर आपकी जो कर्व बनती है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रही है तो ओवर द टाइम पास्ट में भी और फ्यूचर में भी अगर ये सेम चल रही होती है तो दिस इज कॉल्ड एक्चुअली प्रोसेस इन कंट्रोल. सो द एवेल्युएशन ऑफ प्रोसेस कैपेबिलिटी, the tolerance spread divided by capability, which is equal to Cp is equal to U minus L divided by 6 sigma, where U is upper class limit of your control chart and L is the lower class limit of your control chart and divided by 6 sigma. So Cp refers to the potential capability of the process. जैसे जैसे
सीपी की जो वैल्यू है वो इंक्रीज करेगी, वैसे वैसे जो प्रोसेस होगा वो आपका ज़्यादा कैपेबल होगा, उसके अंदर ज़्यादा एफिशिएंसी होगी। तो इसको कुछ रूल्स बनाए हुए हैं कि व्हेन सीपी ग्रेटर देन 1 और इक्वल्स टू 1 द प्रोसेस इज कैपेबल, theoretically देयर विल नॉट बी एनी डिफेक्टिव्स। अगर आपका जो प्रोसेस कैपेबिलिटी है वो एक से ज़्यादा आता है, तब जाकर आपका जो होगा, तब जाकर जो आपका प्रोसेस जो है वो अच्छा कैपेबल कंसिडर किया जाएगा, और ये ज्यूम किया जाएगा कि वो डिफेक्टिव आगे जाके नहीं बनाएगा। अगर सीपी जो है वो कम आता है, एक से लेस आता है, तो इसका मतलब है कि यू हैव टू मेक चेंजेस इन इट। लेकिन जो एक जनरल सा एक रूल ऑफ थंब जैसे हम कहते हैं, वो ये कहते हैं कि अगर सीपी की वैल्यू 1.33 हो फॉर द प्रोसेस, तो ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू है जो डिसाइड की गई है कि अगर ओके लेट्स पी वी इज इक्वल टू 1.33, द प्रोसेस इज कैपेबल, सो यू कैन take it for further analysis. So capability index, one-sided specifications, that is called CEU and CPL and CPK. Uh, when you have one-sided specifications, जब एक साइड पे आप अपने जाना है, we use a second coefficient called CPK, which takes into account to this centering or decentering of the process. An upper limit, जब आप अपर लिमिट को कंसिडर करते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में होकर, तो वो u माइनस एक्स नॉट, यहाँ पे जो एक्स नॉट है डेट इज एक्चुअली द प्रोसेस मीन एवरेज, जो आप सेंटर में जिसे आप ड्रा कर रहे होते हैं उसको आप लेते हो। तो उसके साथ अगर डिफरेंस नहीं उसको डिवाइड करेंगे 3 सिग्मा पर। फिर जब आपने अगर लोअर लिमिट को कंसिडर करना है, तो लोअर लिमिट पी एल, तो यहाँ पे सबसे पहले एवरेज आती है, फिर उसके बाद लोअर लिमिट आएगी, फिर देन डिवाइडेड बाय 3 सिग्मा। And CPK is the coefficient of decentering of the process with respect to the specifications. So CPK is equal to minimum तो CEU and CPL, तो इन दोनों में से जो मिनिमम होगा वो CPK कहलाएगा। तो ये उसकी एक फिलॉसफी थी। देन ओके, लेट मी शेयर समथिंग एल्स, एक और चीज़। या दैट्स एक्चुअली द पिक्चर जो आपको प्रोसेस कैपेबिलिटी के बारे में बताता है कि ये आपने अपर कंट्रोल लिमिट रखी हुई है, ये लोअर कंट्रोल लिमिट है। तो पी को हमने जब ये कहा था कि पी इज इक्वल टू 1 होगा, तो अगर उससे ज़्यादा होगा तो ये आपका ज़्यादा कैपेबल प्रोसेस होगा। सिमिलरली जब आप सी पी जो है वो 0 और 1 आता है, फिर 1.5 आता है, फिर 2 आता है, तो उसकी जो नॉर्मल कर्व की जो शेप है वो आपके जो प्रोसेस के ज़्यादा अंदर की तरफ जा रही है, तो इसका मतलब आपका प्रोसेस जो है वो ज़्यादा कैपेबल हो रहा है। जैसे सी पी की वैल्यूज़ कम हो रही है, आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो, उसकी जो स्केवनेस है, जो डिस्पर्शन है, वो उसके साथ कम हो रही है। सो दैट्स मीन कि योर प्रोसेस इज गुड, योर प्रोसेस इज कैपेबल। तो जैसे जैसे 1 से 1 होगी तो इसके डिस्ट्रीब्यूशन की जो डिस्पर्शन है वो ज़्यादा फैलेगी, तो इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन की जो डिस्पर्शन है वो टच करेगी जाकर आपके कंट्रोल लिमिट्स को, जो कि आगे जाके प्रॉब्लमेटिक होगा। सो दैट्स वन ऑफ द अनदर कॉन्सेप्ट। Statistics assume the population of the data values is normally distributed. तो शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म वेरिएबिलिटी भी होती है। सो सी पी एंड सी पी के एक्चुअली measures the short term variability, and पी पी एंड पी के एक्चुअली ये आपको मेजर करके देती होती है टोटल वेरिएबिलिटी, उस प्रोसेस के अंदर जितनी टोटल वेरिएबिलिटी आती है उसको ये मेजर करती है। सो लेट्स मूव टू द बुक। यहाँ पर कुछ और चीज़ें।
या जैसे इज क्वेश्चन। और लास्ट टाइम जो हम लोगों ने न्यूमेरिकल्स किए थे उनका भी ये सब कुछ निकाल सकते हो। तो अगर इस क्वेश्चन का आपने प्रोसेस कैपेबिलिटी निकालनी हो तो ऑफ कोर्स यू आर गोइंग टू यूज दिस डाटा। और इसके सबसे पहले आपने एक जो चीज़ जो याद रखने वाली है वो ये है कि आपने सारा, ज़रूरी नहीं है कि ओके पी चार्ट के लिए अलग बनेगा, एक्स बार चार्ट के लिए अलग बनेगा, एस चार्ट। एक्चुअली द फिनोमिना इज कि आपके पास जो भी चार्ट बनता है, जो भी पी चार्ट हो, सी चार्ट हो, यूमा हो, जो भी चार्ट बनता, उसकी जो भी रेंजेस बनेगी उनको लेकर आपने इसका प्रोसेस कैपेबिलिटी निकालनी है। तो ये ऐसा नहीं है कि जी एक्स बार के लिए कि अलग से फार्मूला आ जाएगा, एक्स बार चार्ट के लिए, आर चार्ट के लिए अलग से फार्मूला आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। तो हर चार्ट के लिए एक ही फार्मूला यूज़ किया जाता है। सो इस केस के अंदर एक्स बार चार्ट के लिए उसने वो लिमिट्स निकालनी है सबसे पहले। तो ये आप लिमिट्स निकालनी है। फिर उसके बाद जो जो यहाँ पर मेन जो चीज़ है वो यही है कि उसके बाद उसने उसकी लिमिट्स को इस्तेमाल किया, और सिंपल फार्मूला इस्तेमाल करने के बाद जो सी पी की वैल्यू है वो 0.82 विच इज़ लेस देन 1। सो इसका मतलब क्या है कि आपका जो प्रोसेस है वो कैपेबल नहीं है। सो उसके आगे फर्दर एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है। सो दैट्स सिंपल थिंग्स अबाउट द प्रोसेस कैपेबिलिटी, and we can discuss further about it.